नमस्कार, मैं हूं सत्य प्रकाश दुबे। आज हम कोरोना और इम्यूनिटी के बारे में बातचीत करेंगे। जब देश के अंदर लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। और एक जो सबसे बड़ी बात सभी डॉक्टर और सभी विधियों के लोग बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होगी, वही व्यक्ति इस कोरोना से लड़ेगा और इस पर विजय प्राप्त करेगा। ऐसे लोग जिनके शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, या जो लोग हाई रिस्क लोग हैं, जैसे कि डायबिटीज़ वाले, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ वाले, जैसे कि कैंसर वाले, ऐसे मरीजों की कोरोना संक्रमण के अंदर एकदम से गंभीर हो जाने की और मृत्यु हो जाने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। तो ऐसे लोग जो अब तक संक्रमित नहीं हुए हैं, बहुत ज़रूरी है कि वे अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएं। और आज के इस एपिसोड में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, एलोपैथी के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा और होम्योपैथ के द्वारा। सबसे पहले हम बात करेंगे उस पद्धति की जो पद्धति हमारे ही देश में विकसित हुई, जिसका हमारे पास 5000 साल पुराना इतिहास है और हमारे धर्म ग्रंथों में जिसका विवरण मिलता है, अर्थात आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी के बारे में। धन्वंतरी वो गुरु थे जिनके शिष्य थे चरक और सुश्रुत। चरक आप जानते हैं, उनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है और सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। मैं एक कान नाक गले रोग का विशेषज्ञ हूँ, सर्जन हूँ। जब मैं एक बार यूरोप के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में गया और वहां पर एक यूरोपियन डॉक्टर जो कि राइनोप्लास्टी या नाक की सुंदरता पर एक व्याख्यान दे रहे थे, तो उन्होंने जो स्लाइड दिखाई हिस्ट्री की, उसमें जब मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ था कि नाक की पहली सर्जरी सुश्रुत के द्वारा की गई, जो कि भारत के ही बहुत बड़े सर्जन थे आज से 5000 साल पूर्व, तो मेरा माथा गर्व से ऊंचा हो गया। आखिर कहाँ चली गई हमारी ये सारी विशेषज्ञता जो हमें उस जमाने में हासिल थी, जब हमने ये देखा था कि रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तो उसे सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी के द्वारा जीवित कर दिया। ये सारी जड़ी बूटियां, ये सारे हर्बल प्रोडक्ट आखिर कहाँ चले गए भारत से, और आज जो विदेशों में हमको देखने को मिलते हैं। एक परमवीर सूर्यवंशी राजकुमार के जीवन की भिक्षा तुमसे मांगता हूँ। हे मंगल करनी, अपने गुणों को प्रकट करो। अपने दिव्य प्रभाव से आरोग्य शास्त्र के आयुर्वैदिक सिद्धांत को सत्य सिद्ध करो। माता एक धर्मरथ। लेकिन कोरोना काल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही कि आयुष मंत्रालय को भारत सरकार ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आयुष मंत्रालय को इस दिशा में सक्रिय रूप से काम करने को कहा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह साहब ने तो आयुर्वेद के कई प्रोडक्टों पर रिसर्च की बात कही कि इन पर रिसर्च की जाएगी और ये देखा जाएगा कि ये किस तरीके से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से कोविड-19 के प्रति सारे दुनिया में एक प्रकार की जंग छिड़ी हुई है और उसके कारण सारी दुनिया तकलीफ में है, ऐसे में भारत में एक ऐतिहासिक काम शुरू हुआ है। भारत का आयुष मंत्रालय, भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत CSIR और इन तीनों संस्थाओं को मिलाकर इनको ICMR के टेक्निकल सपोर्ट के साथ आयुष की कुछ दवाइयाँ जैसे अश्वगंधा है, यष्टि मधु है, या गुडुचि पिपाली है, या आयुष 64 है, ये दवाओं के बारे में व्यापक क्लिनिकल ट्रायल्स आज शुरू हो रहे हैं। ये सारे मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं देश में। उन लोगों के ऊपर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हाई रिस्क एरियाज में काम कर रहे हैं, या समाज के अंदर वो लोग जो कोविड-19 के मरीजों के संपर्क में हैं, उसके कारण हाई रिस्क हैं, उन सब के ऊपर प्रोफाइलेक्सिस की दृष्टि से दवाइयों का क्या रोल हो सकता है, या इन दवाइयों का कोविड बीमारी के खिलाफ लड़ने में क्या योगदान हो सकता है। आज योग दिवस है और कौन नहीं जानता कि योग गुरु बाबा रामदेव ने इस पूरे योग की विधा को पूरे विश्व में प्रचलित किया और सारा विश्व आज इस चीज को मानता हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो फ्रांस हो। सब जगह योग करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और लोगों ने योग को अपने जीवन का लाइफस्टाइल बना लिया है। और ये आता है कहाँ से? ये भी हमारे
एंशियंट हिस्ट्री पतंजलि साहब के योगदान के कारण आता है। बीके आयंगर साहब जो कि बहुत ही बड़े योग के पहले विशेषज्ञ थे, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्होंने उस जमाने में विदेशों के अंदर योग संस्थान की स्थापना की और योग को बहुत ज्यादा प्रचलित किया। योग और प्राणायाम एक ऐसी विधि है जो इस कोरोना काल के अंदर बहुत ही बड़े इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उभर कर सामने आया है। और साथ ही बहुत सारे ऐसे हर्बल प्रोडक्ट भी योग के साथ आए हैं, जिनको लोग अगर नियमित रूप से सेवन करें तो निश्चित रूप से उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को हमारे यहाँ पर जब से पतंजलि ने अपना एक रिसर्च संस्थान खोला है, उन्होंने इस पर फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ट्रायल भी करी है। और वो दिन दूर नहीं जब ये सारे प्रोडक्ट जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एक हिस्सा होंगे। और हम लोग अभी तो उनका हम इस तरीके से यूज करते हैं जैसे कि फेथ बेस्ड मेडिसिन। दो तरीके की मेडिसिन प्रैक्टिस की जाती हैं। एक है फेथ बेस्ड मेडिसिन जो कि विश्वास के ऊपर होती है, और दूसरी है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो कि हम एलोपैथी वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। आवश्यकता ऐसी बात की है कि बहुत सारी इस फेथ बेस्ड मेडिसिन को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में कन्वर्ट किया जाए ताकि लोग इसका एथेंटिसिटी के साथ प्रयोग कर सकें। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोप और अमेरिका इस दिशा में बहुत आगे बढ़ गए हैं। वो हमारे यहाँ के आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट जैसे कि अदरक है, लौंग है, सौंफ है, जीरा है, दालचीनी है, इसके ऊपर इन लोगों ने हजारों रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए हैं। और वहां पर हल्दी का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा है। वहां पर हल्दी की कॉफी बनने लगी है, हल्दी के लाटेस बनने लगे हैं, और तरह तरह के प्रोडक्ट वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं विभिन्न रोगों के अंदर और अपनी इम्यून शक्ति को बढ़ाने के लिए। देखिए इसके ऊपर एक रिपोर्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 7,00,000 करोड़ रुपए का पूरी दुनिया में आयुर्वेद का बाजार है और करीब 2050 तक इसके 333 लाख करोड़ रुपए के होने की संभावना है। अमेरिका पूरी दुनिया में 41% आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करके नंबर 1 पर है, जबकि यूरोप दुनिया के कुल 20% आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करके नंबर 2 पर है। जबकि हमारे देश में 90% आबादी बीमार होने पर अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग करती है। कहने का मतलब है कि आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग में हम काफ़ी पीछे हैं। आयुर्वेद का सबसे बड़ा बाजार भारत ना होकर अमेरिका है, और भारत में अब बहुत सारे आयुर्वेदिक संस्थानों ने अमेरिका के साथ रिसर्च में हाथ मिलाया है। भारत पूरी दुनिया में 2.5% हर्बल प्रोडक्ट को सप्लाई करता है, जो कि काफ़ी कम है। चीन हमारे मुकाबले में 11% हर्बल प्रोडक्ट की सप्लाई करता है। अभी तक सिर्फ 1500 आयुर्वेदिक फार्मूलों पर आधारित दवाएं ही बाजार में उपलब्ध हैं, जबकि जो आयुर्वेदिक फार्मूले हमारे आयुष मंत्रालय में रजिस्टर्ड हैं वो 40,000 से ऊपर हैं। भारत में पेटेंट कार्यालय में अब तक 200 आयुर्वेदिक पेटेंट जारी किए गए हैं, जो कि काफ़ी कम है। और आयुर्वेद के रिसर्च पर बढ़ावा देने के लिए 1428 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि काफ़ी कम है। जबकि अमेरिका के अंदर अदरक के फ़ायदों को लेकर ही करीब 2500 शोध किए गए हैं। जीरे के फ़ायदे को लेकर अमेरिका में 582 रिसर्च पेपर तैयार किए गए हैं। अमेरिका में सेब के रस, लौंग, अदरक, काली मिर्च और हल्दी से तैयार ड्रिंक काफ़ी लोकप्रिय हैं। वहाँ पर टर्मरिक लाटे वगैरह भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। डर ये लगता है कि कल को ऐसा ना हो कि हमें अदरक और हल्दी के स्वाद को चखने के लिए भी अमेरिका के पेटेंट प्रोडक्टों का उपयोग करना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय को काफी करोड़ों रुपए का डिस्बर्समेंट किया और बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट पर जो है रिसर्च कराए। पतंजलि योगपीठ में उन्होंने रिसर्च संस्थान का उद्घाटन किया और उन्होंने बहुत ही उपयोगी बात बोली कि आयुर्वेदिक दवाओं की पैकेजिंग जो है अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो पद्धति है वो उसके विक्रय के अंदर बहुत बड़ी बाधा है। हमारे आयुर्वेद इसलिए लोगों तक नहीं पहुंचता है क्योंकि उसकी जो पद्धति है वो आज के युग के अनुकूल नहीं है। वो इतनी सारी थैला भर जड़ी बूटी देंगे और फिर कहेंगे इसको उबालना, इतने पानी में उबालना, फिर इतना रस रहेगा, 1 चम्मच में लेना, फिर इसमें फलाना जोड़ना, ढिकना जोड़ना और फिर लेना। तो जो सामान्य व्यक्ति होता है उसको लगता है भाई ये कौन कूड़ा कचरा करेगा, उसके बजाय चलो भाई मेडिसिन ले ले, दवाई की गोली खा ले, अपनी गाड़ी चल जाएगी। और इसलिए उन्होंने कहा था कि सबसे पहली आवश्यकता है, बहुत साल पहले का रिपोर्ट है ये, सबसे पहली आवश्यकता है आयुर्वेदिक दवाओं का पैकेजिंग।
अगर उसका पैकेजिंग मॉडर्न दवाइयों की तरह कर देंगे तो लोग ये होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मोड़ जाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि हम प्राचीन काल में इतने ज्यादा इसके बारे में समृद्ध थे तो बहुत सारे आक्रांताओं ने हमारी इस पद्धति को नष्ट कर दिया। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर हमारे बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य लोग थे और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और उस समय जो वहाँ का शासक था बख्तियार खिलजी, एक बार उसकी तबीयत खराब हो गई। उसने अपने हकीमों से बहुत इलाज कराया लेकिन उसको कोई फायदा नहीं मिला। तब ये कहा गया कि आप जो है नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदाचार्य से इलाज लीजिए। आयुर्वेदाचार्य जी को बुलाया गया। तब खिलजी ने उनके सामने शर्त रखी कि मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊंगा और तुम्हें मुझे ठीक करना पड़ेगा वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप अपने कुरान की किताब मुझे दे दीजिए। और बाद में उन्होंने उनको कुरान की किताब ला कर दी 3 दिन के बाद और बोला कि इसके डेली 20 पन्ने आप पढ़ा करिए। और कुछ दिनों बाद वो खिलजी पूरी तरीके से अच्छा हो गया। बाद में पता चला कि उन्होंने खिलजी चूंकि जब कुरान पढ़ता था तो वो उसके पन्नों को अपने थूक पे लगा के और पलटता था। तो उन्होंने उस पन्नों के एज पर एक ऐसे का दृश्य लेप लगा दिया था जो कि जब वो कुरान के 30 पन्ने डेली पढ़ते थे तो वो डोज उनके अंदर चला जाता था और धीरे धीरे वे ठीक हो गए। ठीक होने पर कृतज्ञ होने के बजाय उसने क्या किया कि उसने कहा कि ये तो पद्धति बहुत ज्यादा विकसित है। उसने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगा दी और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीब 3 महीने तक वो आग जलती रही और सारे के सारे ग्रंथ जो है वो नष्ट हो गए। कि जब दुनिया ने इसे देखा तो उनके लिए तो वहां तक पहुंचना शायद संभव नहीं लगता था और इसलिए उन्होंने मार्ग अपनाया था जो हमारा श्रेष्ठ है उसे ध्वस्त करने का, उसको नेस्त नाबूद करने का। उसी समय चीन से बौद्ध यात्री हैंसांग आया हुआ था। वो बहुत सारी चीजें सीख कर चाइना गया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज चाइना जो है हर्बल प्रोडक्ट भारत की तुलना में ज्यादा आयात करता है। आज जितने प्रोडक्ट हमारे पेटेंट हैं उससे ज्यादा प्रोडक्ट जो है चाइना के पेटेंट हैं। और आज बड़ा बाजार अमेरिका है हर्बल का, उसके बाद यूरोप है और भारत के अंदर ये बहुत कम उपयोग में लाया जाता है। लाया भी जाता है तो वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है बल्कि वो फेथ बेस्ड मेडिसिन के रूप में लाया जाता है। लेकिन हमें धन्यवाद करना चाहिए बाबा रामदेव जी का कि उन्होंने एक ऐसी रिसर्च लैब का उद्घाटन किया और आप देखते हैं कि आज हर शहर में पतंजलि की क्लिनिक है और वहां पर ये आयुर्वेदिक दवाइयां उसी फॉर्म में मिलती हैं जिस तरीके से एलोपैथिक मेडिसिन या मॉडर्न बेस्ड मेडिसिन मिलती हैं और वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की तरफ भी बहुत अधिक जाना चाहते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट पतंजलि योगपीठ ने बनाया है और आज़ादी के 70 वर्षों के बाद किसी भी गैर सरकारी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा आयुर्वेद का अनुसंधान केंद्र है जिसके ऊपर सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल और क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में मान्यता मिलती है। कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करने के लिए राज्य सरकारों ने भी बहुत अधिक योगदान किया। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक त्रिकटु चूर्ण बनाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको अमृत योजना का नाम दिया और इसके 2 करोड़ पैकेट पूरे प्रदेश के अंदर बंटवाए गए और लोगों ने इसका काढ़ा बनाकर पिया और ये माना गया कि ये जो है काफी अधिक इम्यून वर्धक है या बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके अंदर सौंठ, सूखा हुआ अदरक, लौंग, दालचीनी इस तरीके की चीजें सम्मिलित थी और ये हमेशा से माना जाता है कि ये सारी चीजें जो है इम्यून वर्धक हैं और इसके ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी स्टडी करी और इसके ऊपर अमेरिका, यूरोप और सब जगह स्टडी हुई और ये पाया गया कि ये चीजें इम्यून वर्धक हैं। प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है, जीवन अमृत योजना। इस योजना के तहत हम काढ़े के पैकेट 1 करोड़ पैकेट जनता के बीच में बांटेंगे। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पर आयुर्वेदिक कवच नाम का एक ऐप लॉन्च किया जिसके अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनका उपयोग करके सस्ते में लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते थे। इसके अलावा हमारे देश के आयुष मंत्रालय में भी अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर देखेंगे तो काढ़ा बनाने की विधि वहां पर दी गई है और ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जिसको लेकर
आप अपनी इम्यून की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जिसके अंदर कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता। खर्चा हमारे देश के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे देश के गरीब लोग जो हैं वो कई बार एलोपैथिक चिकित्सा को वहन नहीं कर पाते। ऐसे में अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा को बहुत अधिक एविडेंस बेस्ड बनाया जाए, जिसकी दिशा में पापा रामदेव जी काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं वो और भी अधिक इस मेडिसिन का सेवन विश्वासपूर्वक कर सकेंगे। एक और बहुत बड़ी जरूरी चीज ये है कि हमारे देश के अंदर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में समन्वय होने की आवश्यकता है। जहां पर एलोपैथिक डॉक्टर आयुर्वेदिक और होम्योपैथी को हे दृष्टि से देखते हैं, वहीं कई बार आयुर्वेदिक के डॉक्टर और होम्योपैथिक के डॉक्टर इस तरीके के दावे कर देते हैं जिसे सुनकर एलोपैथिक डॉक्टर इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स को अपनी आयुर्वेद की परंपरा पर भरोसा नहीं है। देखिए, भारत के सबसे बड़े वेदांता इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर त्रेहान किस तरीके से आयुर्वेद को एलोपैथिक के साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्वरूप के रूप में स्वीकारते हैं और इस बात की जरूरत पर जोर देते हैं कि आयुर्वेद जो है बहुत अच्छी पद्धति है और उसको सही तरीके से विकसित किया जाना चाहिए। हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के आयुष विभाग ने भी बहुत सारी ऐसी स्टडीज करी हैं जिसमें देखा गया है कि कैंसर के साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए आयुर्वेद का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। The main tenet of modern medicine is that we do three things. Say you have a disease, I will either poison it by antibiotics or chemotherapy, or I will cut it out with very deft surgical skills, or I will then shoot it with the most powerful X-ray beam that I can find. So that means that you have no role to play in your disease or fighting your disease. I will take over and I will do it, and while doing that I may treat you, I may cure you, but I will do a huge amount of collateral damage. Whereas, if I understand it right, and please correct me because my knowledge of Ayurveda or herbal medicine or traditional medicine is very superficial, it's just a belief, so I will not even pretend, that most of the therapies or herbal remedies are to build your immune system or your whatever system you have to fight the disease rather than say, I will poison it and kill the bacteria or do other things. Traditional medicine kept this world alive for thousands of years. Modern medicine has a very short history as compared to that. अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो पूना शहर के अंदर बजाज कंपनी के ओनर बजाज जी ने अपनी फैक्ट्री के सारे कर्मचारियों को इम्यून बूस्टिंग के रूप में होम्योपैथी की दवा का वितरण किया और साथ में वहां के पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी होम्योपैथी की दवाइयों को दिया गया, जो लोग की कोविड वॉरियर की तरह काम कर रहे थे। और उन लोगों का यह दावा है कि उन्होंने इसके काफी अच्छे रिजल्ट दिखे। तो चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे वो होम्योपैथ हो, सब जगह उन लोगों ने जो इंडिजिनस स्टडीज करी हैं, जो डबल ब्लाइंड ट्रायल किए हैं और उसके अंदर जिन दवाओं से फायदा हो रहा था वो उन्होंने दिया। We offered to all the staff in Pune Police Commissionerate and telling them that the 4 tablets twice a day for 2 days and let's have it. There are no side effects and definitely it will be useful. हम किसी भी तरीके से इस बात की हिमायत यहाँ पर नहीं कर रहे हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो है उसका उपयोग न किया जाए। और अब मैं आपको बात करता हूँ एलोपैथिक मेडिसिन की। एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर भी देखा गया कि हम एक्सटर्नल सुरक्षा तो 3 तरीके से कर ही सकते हैं, जिसके अंदर हम मुंह पर मास्क लगाएं। आज पूरा ग्लोब जो है मास्क लगाए हुए घूम रहा है इस बीमारी को बचाने के लिए। दूसरा, हम अपने हाथ का सैनिटाइजेशन करें और चीज़ों का फ्यूमिगेशन करते रहें। लेकिन इस बाहरी प्रोटेक्शन के अलावा शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर हम ये देखें तो हमारे जितने भी वाइटामिन्स हैं वो हमारे शरीर को मिलना बहुत जरूरी है, जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को या हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता को लड़ने वाला इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं। एक स्टडी की गई थी न्यूट्रिशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कि पिछले 10 साल से लेकर अब तक जो खाने के पदार्थ हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है काफी अधिक गिर गई है। ऐसा उन्होंने कई खाद्य पदार्थों पर शोध करके बताया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले हमारा खाना जो था दाल रोटी चावल सब्जी था और अब हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने लग गए हैं, इसलिए उसके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है। और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स को बाहर से लेना पड़ेगा, वरना शरीर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा हिडन हंगर या छुपी हुई भूख शरीर के टिश्यू की जो है व्यक्त होकर आती है। हमारे शरीर के विभिन्न स्तर पर जो इम्यून सिस्टम है, जो शरीर के अंदर बैरियर्स हैं, उनको ठीक करने के लिए विटामिन डी,
विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B9, ट्रेस एलिमेंट जैसे जिंक, सेलेनियम, इन सब का बहुत अधिक उपयोग है। और एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत प्रभावित करती है, जो कि हमारे यहाँ महिलाओं में कई बार रक्तहीनता की स्थिति काफ़ी अधिक देखने को मिलती है। तो इन सब सप्लीमेंट्स का लाभ लेकर भी आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, सामान्य लोग भी और खासकर ऐसे लोग भी जो कि हाई रिस्क पेशेंट है, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ वाले पेशेंट्स। आवश्यकता इस बात की है इस कोरोना काल में कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपनी जीवन शैली को सुधारें, योग का समावेश करें, अच्छी तरीके से स्लीप लें और साथ में इम्यून बूस्टिंग के लिए चाहे वो आयुर्वेदिक काढ़ा हो, चाहे वो विटामिन की गोलियां हों, चाहे वो होम्योपैथी की गोलियां हों, उनका सेवन करें। और साथ ही में अपने शरीर को स्वस्थ रखकर भारत को जो है एक सुदृढ़ देश बनाएं, जिससे हमारे भारत के अंदर जो है ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा हो जिनका शरीर पुष्ट हो, जिनकी इम्यूनिटी अधिक हो, ताकि अधिक संक्रमण फैलने के बावजूद भी हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी की डेवलपमेंट हो और हम लोग जो है इससे बचे रहें। और इस बात के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी कोई ऐसी वैक्सीन आ जाए जो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनोजेनिक एंटीबॉडीज़ को पैदा करे और हम इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।